हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 में। 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 का पेपर मैंने पहले ही डाल दिया है। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट x इक्वल टू √3 प्लस √5 एंड y इक्वल टू √8 प्लस √2 विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा अपने पास √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि खुलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5। तो √3 इंटू √5 ये बन गया अपने पास √15। सेम तरीके से यहाँ पे √8 का स्क्वायर 8, √2 का स्क्वायर 2 और 2 इंटू √8 इंटू √2, तो मिला के हो जाएगा √8 इंटू √2 मतलब √16। तो यहाँ पर आप देखिए ये अपने पास बना 8 प्लस 2 √15 और ये अपने पास बना 10 प्लस 2 √16। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 8 है वो 10 से छोटा है, दो तो दोनों में सेम है, और √15 जो है वो भी √16 से छोटा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दूसरा वाला नंबर है ये दोनों तरफ से ही बड़ा है। एक तो 10 भी 8 से बड़ा है, दूसरा √16 भी √15 से बड़ा है। दैट मीन्स कि ओवरऑल यही नंबर बड़ा आने वाला है। ये तो अपन एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। √16 जो है वो 4 के बराबर होता है, तो 4 दूनी 8 प्लस 10 18 आएगा ये तो। लेकिन इसको एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। डेसिमल में आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को साफ साफ दिख रहा है 8 भी 10 से छोटा है और √15 भी √16 से छोटा है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये y जो है वो बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज x लेस देन y। The number of red, blue and green marbles in a bag is in the ratio 3:4:6 if 20 red marbles, 15 blue marble and an unknown number of green marbles are added to the bag. The ratio of red, blue and green marbles become 4:5:7. Determine the number of green marbles added. तो यहाँ पे आप देखिए अपन को तीन तरह की मार्बल बोली जा रही है, रेड, ब्लू और ग्रीन। इनका इनिशियल रेशियो दे रखा है 3, 4 और 6। फिर यहाँ पर 20 रेड मार्बल्स को जोड़ा गया, 15 ब्लू मार्बल्स को जोड़ा गया और अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स को जोड़ा गया। और वही अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स की संख्या अपन से पूछी जा रही है। जोड़ने के बाद जो नया रेशियो इनका बनता है वो बनता है 4:5:7। तो अब आप देखिए यहाँ पे अपन एक तरीका जानते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अपन ने इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार किए हुए हैं, जहाँ पे अपन को बोला जाता है कि दो चीजों का रेशियो ये है, इसमें कुछ संख्या जोड़ के नया रेशियो बना। तो फिर वहां पे अपन क्या करते हैं, ये अपना होता है इनिशियल रेशियो, ये होता है अपना न्यू रेशियो, और इनमें जो संख्या जोड़ी उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे 20 जोड़ा तो +20 और यहाँ पे 15 जोड़ा तो +15। अब देखिए ये जो मेथड होता है ये 3 पे एप्लीकेबल नहीं होता, 2 पे ही होता है। इसलिए अपन इस ग्रीन को अलग कर देते हैं। ग्रीन अपन को पता भी नहीं है तो इसलिए उसको हटा ही देते हैं अपन। अभी केवल और केवल रेड और ब्लू पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 3 × 5 15 माइनस 4 × 4 16, और सेम तरीके से इधर भी 4 × 15 माइनस 5 × 20, तो 4 × 15 60 माइनस 5 × 20 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास 40 के बराबर। अब यहाँ पर होता क्या है, इस मेथड में जो आपका इनिशियल रेशियो होता है केवल उसी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। जैसे 1 यूनिट अगर अपने पास 40 आया तो यहाँ से मैं 3 यूनिट और 4 यूनिट, 3 यूनिट कौन सा, ये वाला 3 यूनिट, और 4 यूनिट कौन सा, ये वाला 4 यूनिट, इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन है वो इसी रेशियो का पार्ट है, तो यहीं से मैं इस 6 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं कौन सी वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैं ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 7 यूनिट, इन तीनों की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। कभी भी नहीं निकलती, कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या करें, तो देखिए सबसे पहले अपन को ग्रीन मार्बल्स की संख्या पूछी जा रही है कि अपन ने कितनी ग्रीन मार्बल्स ऐड करी। तो जो इनिशियल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स है उनको तो मैं निकाल सकता हूँ, वो 6 यूनिट है। 1 यूनिट अगर 40 है तो 6 यूनिट हो जाएगा, 6 × 40 मतलब आ गया 240। इसका मतलब इनिशियल तो 240 मार्बल थी। तो अब मैं देख लेता हूँ कि नया ग्रीन मार्बल कितना हो गया। अगर मैं नए में से पुराने को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी ग्रीन मार्बल जोड़ी। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर 4 यूनिट, ये जो ब्लू वाला 4 यूनिट है, अगर ये मेरे पास आ गया तो फिर ये ब्लू वाला 7 यूनिट भी आ जाएगा, बिकॉज ये सेम रेशियो का पार्ट है। तो ये ब्लू वाला 4 यूनिट में कैसे निकालूं, तो यहाँ पर आप देखिए
ये जो अपने पास इनिशियल रेड मार्बल्स थी वो 3 यूनिट थी, इस 3 यूनिट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3 × 40 120, और इसमें अपन ने 20 मार्बल जोड़ी थी, तो मिला के कितने हो गया 140। और ये जो 140 है यही अपने पास ये 4 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर 4 यूनिट 140 आया तो 7 यूनिट कितना आएगा ये अपन निकाल सकते हैं। 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 35 बार में चला जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 7 × 35, 7 पंजे 35 के पास 3 कैरी चला गया, दैट इज 245। इसका मतलब जो नई ग्रीन मार्बल की संख्या है वो हो गई 245, पहले थी 240, तो कितनी जोड़ी, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 5 मार्बल जोड़ी, 5 ग्रीन मार्बल को जोड़ा है, बस यही अपन से पूछा जा रहा है। इवेल्यूएट द कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आप देखिए इस फ्रैक्शन को अपन को सोल्व करना है। इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, एक आप इस तरीके से डॉट बना के भी सोल्व करते हैं, वो वाला मेथड भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 4 + ½ हो जाएगा अपने पास, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, तो यहाँ पर अगर आप उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 2/9, फिर इसको अगर आप सोल्व करेंगे 9 × 3 = 27 और 2, दैट इज 29/9, फिर ये 1 में, तो जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 9/29, तो 29 × 2 अपने पास हो गया 58, 58 + 9 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 67, तो ये बन गया 67/29, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। A and B invest 40,000 and 60,000 respectively in a business. What is A's share in a profit of ₹50,000? तो देखिए यहाँ पे अपन जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा उसी रेशो में डिवाइड होता है जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ए के द्वारा है 40,000, बी के द्वारा है 60,000, तो इसका अपन ले लेंगे रेशो। इसका अगर आप रेशो लोगे तो ये बन जाएगा 2:3, दैट मीन्स कि 2:3 में इन्वेस्टमेंट की गई है, तो जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 3 5, दैट मीन्स कि 5 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 50,000, और ए का जो शेयर है वो है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे अपन को निकालनी है जो कि हो जाएगी 20,000। 5 से 10,000 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। A and B contribute to a business investment in the ratio 3:5. They earn a profit of ₹64,000. A is a working partner and receive 10% of the profit extra. What is A's total share? तो यहाँ पे देखिए फिर से इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन को इन दोनों का रेशो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, जो कि है 3:5। तो मैं बोल सकता हूँ इनका जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो भी इसी रेशो में डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट जो है वो 64,000 है, लेकिन बोला जा रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, इस वजह से उसको प्रॉफिट का 10% एक्स्ट्रा मिलता है, तो अपन से ए का शेयर पूछा जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज को टोटल अपन 100% मानते हैं, इसमें से 10% ए को पहले ही मिल चुका है, तो अब कितना बच गया 90% बच गया। दैट मीन्स कि ये जो 90% है अब ये इन दोनों में बटेगा, और किस रेशो में बटेगा, तो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बटेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन 10% ए का अलग कर देते हैं। 64,000 में से अगर आप 10% देखेंगे तो 64,000 का 10% हो जाएगा आपके पास 6400। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये 6400 तो आप अलग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 10 में 4 गया 6, और ये हो गया अपने पास 63 में 6 गया 57, 57600। दैट मीन्स कि जो अपने पास मतलब जो प्रॉफिट इन दोनों में बटेगा वो कितने में से बटेगा 57,600 रुपये में। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये 3:5 में बटेगा, तो 3 + 5 8, 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 57,600, और ए का शेयर पूछ रहा है जो कि 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे अपन निकालेंगे। तो चलिए 8 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 8 से 8 7 जब 56 और 8 दूनी 16, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7200, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 7200, 3 दूनी 6 और 7 × 21, तो 21,600। देखिए 21,600 रुपये तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा ए को 10% एक्स्ट्रा भी मिलेगा जो था 6400, तो जो ए का टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 21,600 + 6400, 4 4 10 की 0, 1 कैरी चला गया, तो ये हो जाएगा 28,000। मतलब ए को जो टोटल शेयर मिलेगा वो मिलेगा 28,000। इन ए टीम ऑफ 75 एम्प्लॉइज द एवरेज मंथली सेल पर एम्प्लॉय इज 1.8 लाख। इफ 30 जूनियर एम्प्लॉइज एवरेज 1.2 लाख ईच, व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल फिगर फॉर द सीनियर एम्प्लॉय? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक कंपनी में टोटल 75 एम्प्लॉय है जिनकी एवरेज मंथली सेल जो है वो है 1.8 लाख। इसमें 30 जूनियर एम्प्लॉय है जिनकी एवरेज मंथली सेल है 1.2 लाख। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सीनियर एम्प्लॉय की एवरेज मंथली सेल क्या होगी।
तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर टोटल 75 है जिसमें से जूनियर 30 है, तो बाकी बचे हुए जो है वो सीनियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही लोगों का जिक्र है, जूनियर और सीनियर, तो फिर उनके अलावा अपन किसी और को नहीं मान सकते। तो अपन को ये मान के चलना है कि बाकी बचे हुए सीनियर हैं। तो यहाँ पर अगर जूनियर 30 है तो सीनियर कितने हो जाएंगे, 75 माइनस 30 मतलब 45। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहला तरीका तो अपने पास डायरेक्ट होता है, जहां पर अपन सम को इक्वल करते हैं। जैसे 75 एम्प्लॉय की जो एवरेज मंथली सेल है वो 1.8 लेके, तो इनका जो टोटल होगा वो हो जाएगा अपने पास 75 इंटू 1.8। और फिर यहाँ पर अपन जूनियर और सीनियर का टोटल इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 30 जूनियर एम्प्लॉय का जो मंथली सेल था वो 1.2 लाख था, तो इनका टोटल हो गया 30 इंटू 1.2। और सीनियर 45 एम्प्लॉय है, इनका मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक तरीके से अपन को निकालनी है, मतलब जो सीनियर एम्प्लॉय है उनकी मंथली सेल निकालनी है, तो उसको मैंने एक्स मान लिया। तो इनका जो टोटल है वो हो गया 45 इंटू एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 75 एम्प्लॉय हो गए और ये भी 30 प्लस 45 दैट इज 75 एम्प्लॉय हो गए। तो इन दोनों को अपन कर सकते हैं बराबर। यहाँ पर आप देखिए 15 से 5 बार में, 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, और 3 से अपन इसको काट सकते हैं 0.4 बार में, और ये 0.6 बार में। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 का मतलब ये बन जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2 इंटू 0.4 मतलब 0.8। तो ये आ गया अपने पास 2.2। इसका मतलब जो सीनियर एम्प्लॉय है उनकी मंथली सेल हो जाएगी 2.2 लाख। तो ये तो एक तरीका हुआ ही सही। दूसरा यहाँ पे अपन मिक्सचर एंड डेलीगेशन से भी चल सकते हैं। मिक्सचर एंड डेलीगेशन में क्या होता है, दो तरह के एम्प्लॉय अपन को दे रखे हैं, जूनियर जिनकी है 1.2 लाख, सीनियर की नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं, और जो टोटल सेल आती है वो आती है 1.8 लाख। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से एरो बनाने के बाद जो नंबर आपके पास आते हैं ये रेशियो होता है किसका, एम्प्लॉयज की संख्या का। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की संख्या जूनियर कितनी है, 30 है, तो यहाँ पे 30 आएगा। और सीनियर कितनी है, तो सीनियर है 45, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 45 आएगा। और इनका लेते हैं अपन रेशियो, तो इनका रेशियो अगर आप लेंगे तो ये बनेगा अपने पास 2:3। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ कि 1.2 से अगर 1.8 बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 1.8 से बड़ा होगा। तो 1.8 में से अगर आप 1.2 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 0.6, मतलब ये 3 यूनिट अपने पास कितना है, 0.6 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 1 यूनिट हो गया 0.2, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4। तो यहाँ पे आएगा 0.4। इसका मतलब क्या बनेगा, ये x माइनस 1.8, x में से 1.8 को घटा के जो वैल्यू आएगी वही आएगी अपने पास 0.4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 2.2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। मिक्सचर एंड डेलीगेशन का कंसेप्ट ज्यादा अपन तब इस्तेमाल करते हैं जब अपन को एम्प्लॉयज का रेशियो निकालना हो। अगर यहाँ पर अपन से मतलब सीनियर एम्प्लॉय की जो एवरेज मंथली सेल है वो अपन को दे रखी होती और अपन से जूनियर और सीनियर का रेशियो पूछा जाता, तो फिर उस केस में काफी बढ़िया होता ये मेथड मिक्सचर एंड डेलीगेशन का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर आप पहला वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में से किसको सेपरेट करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स अननोन है, तो अपन को थोड़ा लगता है कि भैया कौन सा इनमें बड़ा होगा, इस वजह से यहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं। इतने ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन पहला वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे। The price of petrol shot up by 5%. Before the hike, the price was rupees 82 per liter. A man travels 3045 km every month and his car gives a mileage of 15 km per liter. What is the increase in the monthly expenditure on the man's travel due to the hike in the petrol prices? तो देखिए बोला जा रहा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 5% बढ़ गया, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से पहले जो प्राइस था वो था 82 रुपीज पर लीटर। एक आदमी है जो कि 3045 किलोमीटर हर महीने अपनी कार से ट्रेवल करता है, इसमें जो उसकी कार है वो 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया। तो देखिए इंक्रीज होने का मतलब है कि केवल और केवल इंक्रीज्ड वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया ये अपन से नहीं पूछ रहा, केवल इंक्रीज कितना हुआ ये अपन से पूछ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के अलावा बाकी सब कुछ सेम है। पहले जितना ट्रेवल करता था अभी भी उतना ही करता है, पहले जितना माइलेज देती थी उसकी कार अभी भी उतना ही देती है। दैट मींस मैं बोल सकता हूँ कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी उतना ही बढ़ेगा जितना पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, क्योंकि बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम है। तो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सीधा सीधा पेट्रोल के प्राइस पे डिपेंड करेगा। पेट्रोल का प्राइस जितना बढ़ाएंगे उसका एक्सपेंडिचर उतना बढ़ जाएगा। तो अगर पेट्रोल का प्राइस 5% बढ़ा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी 5% बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन उसका जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है, मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था उसको निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए 3045 किलोमीटर इतना उसकी कार चलती है और 1 लीटर पे 15 किलोमीटर वो चलता है। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं सबसे पहले तो कितने पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कितना पेट्रोल लगेगा 3045/15 और 1 लीटर का जो प्राइस है वो है 82। तो इसको मैं कर देता हूँ 82 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि इतना एक्सपेंडिचर उसका इनिशियल था, लेकिन पेट्रोल का प्राइस 5% बढ़ा तो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 5% बढ़ा। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पूरे की 5%, दैट इज 5/100। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। 15 से 2 बार में 0, ये 3 बार में, ये 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 41 बार में। तो ये अपने पास आ गया 203 इंटू 41/10। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 41 का 3 बार में अपने पास हो जाता है 123, 12 कैरी चला गया 2, फिर 1 कैरी चला गया 41 का 2 बार में 82, 82 और 1 83। तो ये आ जाएगा 832.3। तो जो उसका इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर वो होगा 832.3। यहाँ पे अपन को नियरेस्ट रुपीज में आंसर देना है तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं 832, ऑप्शन नंबर 2। A company placed an order for 20 high-end laptops and some quantity of standard desktops. The price of a high-end laptop was 5 times that of a standard desktop. Due to a mistake, the number of laptops and desktops were interchanged in the delivery. This caused the total bill to increase by 80%. What was the ratio of number of high-end laptop to standard desktop in the original order? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक कंपनी है जिसके पास हाई एंड लैपटॉप 20 है और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप है जिसकी संख्या अपन को नहीं दे रखी, लेट्स से x मान लेते हैं। बोला जा रहा है कि जो हाई एंड लैपटॉप है उनका जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप के कंपैरिजन में 5 गुना है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का प्राइस 1 रुपये मानूं तो जो हाई एंड लैपटॉप है उनका प्राइस हो जाएगा 5 रुपये। तो हाई एंड लैपटॉप की जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 20 × 5 और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की बनेगी x × 1। अब बोला जा रहा है कि कुछ मिस्टेक की वजह से जो नंबर ऑफ लैपटॉप थे और डेस्कटॉप थे वो इंटरचेंज हो गए। दैट मीन्स कि क्या हुआ, हाई एंड लैपटॉप तो बन गए x के बराबर और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप बन गए 20 के बराबर। तो अब यहाँ पे जो प्राइस लगेगा वो तो वही लगेगा जो हाई एंड लैपटॉप का था। तो 5 रुपये था तो इसका 5 रुपये प्राइस लगा और इसका 1 रुपये था तो इसका 1 रुपये लगा। इस वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 80% बढ़ गया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि हाई एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप का रेशियो क्या था ओरिजिनल वाले में। तो देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो पहले एक्सपेंडिचर था वो अपना था 20 × 5 100 + x और इस पे 80% का इंक्रीज हुआ। तो इस पे अगर आप 80% का इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 180%। तो ये अपने बन गया नया एक्सपेंडिचर जो कि है 5x + 20 के बराबर। तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 20 से 9 बार में, 20 से 5 बार में, तो ये आ गया 900 + 9x इक्वल टू 25x + 500, 20 × 5 मतलब 100। तो ये आ जाएगा आपका 16x इक्वल टू 800, 16 का 5 बार में 80, तो ये आ गया 50। तो x इक्वल टू आ गया 50 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए आप हाई एंड लैपटॉप थे 20 और डेस्कटॉप थे 50, तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:5। यहाँ पे अपन से एक बात आपको ध्यान रखनी है, ओरिजिनल ऑर्डर का पूछ रहा है। ओरिजिनल ऑर्डर कौन सा है, ये ऊपर वाला, तो इसी का रेशियो लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए यहाँ पे आपसे 8,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 12% पर एनम। टाइम आपको दे रखा है 3 साल 4 महीने और जो अपन कंपाउंड कर रहे हैं वो एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। अगर एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रह जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ी कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, ओवरऑल 3 साल 4 महीने में कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए अपन कुछ फॉर्मूले जानते हैं। सबसे पहले तो जैसे 3 साल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन 3 साल में 12% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा। ये जो 4 महीने हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएगा, उसकी अभी अपन आगे बात करते हैं। पहले ये 3 साल की बात कर लेते हैं। तो 3 साल के लिए जो ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है 3x + 3x²/100 प्लस x³/10,000। अब यहाँ पे देखिए आप 12 का क्यूब स्क्वायर सब कुछ जानते हैं, तो ये बन गया 12 × 3 = 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 × 3 अगर आप करेंगे तो आपके पास वो बन जाएगा 44 का 3 बार में हो जाता है अपने पास 132, 132 + 300 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 432 और 432/100 करेंगे तो आ जाएगा 4.32 और 12 का क्यूब होता है 1728 बाई 10,000 करेंगे तो आ जाएगा 0.1728।
तो यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये कितना बन गया अपने पास, तो यहाँ पे अपन 2 डिजिट रहने देते हैं, 36 और 4 बन जाता है 40 पॉइंट, ये 3 और 1 4, 2 7 9, तो ये बन गया 40.49। इसको भी मैं और अप्रोक्सीमेट करके 40.5 बोल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे वैसे ये 40.4928 इस तरीके से बनता, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 40.5% बोल सकते हैं। तो देखिए 3 साल पे जो अपन को टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मिलेगा 40.5%, लेकिन ये 4 महीने और है। 4 महीने की अगर मैं बात करूँ तो जो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम दे रखा है, पर एनम मतलब 12 महीने का दे रखा है। अगर 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 4 महीने की कितनी हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ 4 महीने की 4% हो जाएगी। डेट मीन्स कि ये 4 महीने में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4% ही लगेगा। तो अब यहाँ पर आप दो का जो फॉर्मूला बनता है अपने पास वो बनता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। तो अब यहाँ पर अपन ने दो कैसे तोड़ा, ये 3 साल अलग तोड़े और ये 4 महीने अलग तोड़े, तो ये 3 साल का तो आ गया 40.5, तो ये x1 तो बन गया 40.5 और ये x2 आ गया आपके पास 4 के बराबर, तो ये 4 इंटू 40.5 बटा 100, तो ये 4 से तो 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.15 का मतलब बन गया 155, 155 का मतलब 25 का 6 बार में आप बोल सकते हैं 150। तो ये कितना आ गया अपने पास, तो ये अपने पास आ गया 40 और 4 44, 44 और 1 45, और ये 1.1 आएगा, दैट मीन्स की 46.1। तो ओवरऑल जो है वो 46.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही अपन से पूछ रहा है कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 46.1% का और कितने पे 8000 पे, तो 8000 इंटू 46.1%। देखिए 2 जीरो तो आपके पास कैंसिल आउट हो गए, 8 एकम 8, 8 का 6 बार में 48 की 8, 4 के लिए चला गया 8 चौको 32 और 4 36, तो ये बन गया 3688। तो यहाँ पे अपन उस हिसाब से आंसर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3689, क्योंकि यहाँ पे अपन ने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट किया है इसलिए इतना सा अंतर तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना अंतर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन होगी जो अलग अलग तरीके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहाँ पे उतनी ही कैलकुलेशन आपके पास बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल पर जो ओवरऑल अमाउंट है उसको निकालते हैं तो वो आपके पास निकल जाता, वो कैसे निकलता, तो वो कुछ इस तरीके से निकलता 8000 पे, पहले साल 12% इंटरेस्ट अपन को पड़ा, तो ओवरऑल जो अमाउंट होगा वो होगा 112%, फिर दूसरे साल फिर से 112%, फिर तीसरे साल फिर से 112%, और ये जो 4 महीने हैं आखिरी के इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, तो ये होगा 104%। अब ये जो है ये आपके पास है टोटल अमाउंट, इसमें से जब आप 8000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इतने 112 इनको मल्टीप्लाई करना बड़ा भारी काम हो जाता है, यहाँ पर तो काफी आसानी से अपन ने कर लिया बिकॉज 12 की ही बात थी, लेकिन जब 112 की बात करेंगे तो फिर उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। A candy shop owner buys 3 kind of candies, red, blue and green. Red candies are purchased at 3 4 rupees 15, blue candies at 4 rupees 18 and green candies at 4 rupees 22. He mixes them in the ratio 1:1:2. He sell all the mixed candies at 4 rupees 10. What is his approximate gain or loss percentage? तो यहाँ पर आप देखिए बोला जा रहा है कि 3 तरह की कैंडी है, रेड, ब्लू और ग्रीन। 3 रेड कैंडी 15 रुपए में खरीदी जाती है, तो एक रेड कैंडी की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी 15/3 मतलब 5 रुपए। 4 ब्लू कैंडी 18 रुपए में खरीदी जाती है, तो एक ब्लू कैंडी की कीमत कितनी हो जाएगी 18/4 मतलब 4.5 रुपए। और 5 ग्रीन कैंडी 22 रुपए में खरीदी जाती है, तो एक ग्रीन कैंडी की कीमत कितनी हो जाएगी 22/5 मतलब 4.4 रुपए। तो ये हो गई अपने पास एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन कैंडी की कीमत। फिर बोला जा रहा है कि इनको 1:1:2 में मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे 1:1:2 में मिक्स कर रहे हैं, तो अपन क्या मान लेते हैं कि एक रेड कैंडी लिए, एक ब्लू कैंडी लिए और 2 ग्रीन कैंडी लिए, इस तरीके से अपन ने मिक्स किया है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मिक्सचर में एक कैंडी की कीमत क्या होगी इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 5 रुपए की एक रेड कैंडी, 4.5 रुपए की एक ब्लू कैंडी और ग्रीन कैंडी 2 लिए, एक का प्राइस 4.4 है तो 2 का हो जाएगा 4.4 इंटू 2 मतलब 8.8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडी कितनी है, 1 + 1 + 2 मतलब 4 कैंडी, तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको एक कैंडी की प्राइस पता चल जाएगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो ये 8 और 5 13 की 3, एक कैरी चला गया अपने पास, तो ये आ गया 5 और 5 10, 10 और 8 18, तो 18.3/4, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 चौको 16 और 23, तो 4 पंजे 20 और 30 का मतलब 4 का 7 बार में 28 और 5 बार में 20।
तो ये बन गया 4.575। तो एक कैंडी की जो कॉस्ट प्राइस है वो बनती है 4.575। बोला जा रहा है कि दो कैंडी को 10 रुपए में बेचा जा रहा है। दैट मीन्स कि एक कैंडी की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 10/2 मतलब 5 रुपए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4.575 रुपए वाली कैंडी को मैं 5 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि फायदा हो रहा है। तो उस हिसाब से आप लॉस वाले ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। अब एक पे जितने परसेंट का फायदा होगा सभी पे उतने ही परसेंट का फायदा होगा, क्योंकि जब अपन परसेंट की बात करते हैं तो एक पे निकाले या 10 पे निकाले या सभी पे निकाले वो सेम होता है, परसेंटेज हमेशा सेम चलता है। तो यहाँ पे एक कैंडी पे कितने परसेंट का फायदा होगा ये अपन निकाल लेते हैं, सभी पे उतना ही होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 माइनस 4.575 अगर आप करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.425। तो 0.425 का फायदा है कितने पे, 4.575 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो है 9.29% और एक है 10%। अगर मैं 10% की बात करूं तो 4.575 का 10% कितना होगा, तो ये तो आप बोल सकते हो कि 0.457 होना चाहिए, लेकिन ये तो 0.425 ही है, दैट मीन्स कि 10% से तो कम है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.29 जो है वो भी 10 के नजदीक ही है, और 0.425 अगर आप देखेंगे तो वो 0.457 के नजदीक ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इतना सही अंतर होगा कि ये 9.29 आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। The ratio of boys to girls in a school is 7:5. If 20 more girls join the school, the new ratio of boys to girls becomes 7:6. What is the total number of students in the school initially? तो देखिए यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो इनिशियल रेशियो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 7:5। फिर 20 मोर गर्ल्स स्कूल में ज्वाइन करती है, उस वजह से जो उनका रेशियो है वो बन जाता है 7:6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल और केवल गर्ल्स ज्वाइन हुई है, बॉयज अभी भी उतने ही है जितने पहले थे, और रेशियो में भी अगर आप देखेंगे तो सेम है, पहले 7 यूनिट थे अभी भी 7 यूनिट है। तो मैं बोल सकता हूँ सीधा 5 से 6 हो गए, दैट मीन्स कि 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। तो ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है कि स्कूल में इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, तो इनिशियली कितने थे, 7 + 5 12, तो 12 यूनिट थे। तो 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे अपन को निकालनी है, तो कितने आ जाएगी, 12 × 20 दैट इज 240। तो 240 स्टूडेंट थे, ऑप्शन नंबर 2। A, B and C are capable of completing a job in 30, 45 and 90 days respectively. तो देखिए A किसी काम को 30 दिन में कर देता है, B को 45 दिन लगते हैं और C को 90 दिन लगते हैं। फिर बोला जा रहा है कि A हर दिन काम करता है, लेकिन हर 5वें दिन B और C भी A को ज्वाइन करते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इस तरीके से पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन को पूरा काम को कुछ मानना पड़ेगा, और मानने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। 30, 45, 90, इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 90 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया जो टोटल काम है वो 90 यूनिट है। अगर ए 30 दिन में उसको खत्म करता है तो हर दिन कितना काम करेगा, 90/30 मतलब 3 यूनिट। बी अगर 45 दिन लगाता है तो हर दिन कितना करेगा, 90/45 मतलब 2 यूनिट। और अगर सी 90 दिन में खत्म करता है तो हर दिन कितना काम करेगा, 90/90 मतलब 1 यूनिट। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। ए की है 3 यूनिट पर डे, बी की 2 यूनिट पर डे और सी की 1 यूनिट पर डे। अब देखिए यहाँ पे हर दिन ए काम करता है, पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी करेगा, फिर तीसरे दिन भी करेगा, फिर चौथे दिन भी करेगा। अब 5वें दिन क्या होगा, ए के साथ बी और सी भी उसको ज्वाइन करेंगे, तो 5वें दिन ये तीनों काम करेंगे। फिर अब जैसे ही छठा दिन आएगा ए अकेला काम करेगा, फिर 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, फिर 10वें दिन फिर से ए बी सी तीनों काम करेंगे। इस तरीके से ये काम का सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर भी 3 यूनिट, यहाँ भी 3 यूनिट। लेकिन जब 5वां दिन आएगा तो ये तीनों मिलके काम करेंगे, तो मिलके ये कितना काम करेंगे, 3 + 2 5, 5 + 1 6, दैट मीन्स कि ये 6 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हर 5 दिन में कितना काम होगा, तो ये 4 × 3 12, 12 और 6 18, मतलब हर 5 दिन में 18 यूनिट काम होता है। और अपना टोटल काम कितना है, 90 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर आप 90 क्या होता है, 90 होता है अपने पास 18 × 5, तो यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 दैट इज 25। तो 25 दिन में पूरा 90 यूनिट काम होगा। A 100-liter solution contain acid and water in the ratio 3:2. Some quantity of this solution is removed and replaced with pure acid. If the final ratio of acid to water become 7:3, how many liter of solution were replaced? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक 100 लीटर का सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, उसका रेशियो अपन को दे रखा है, रेशियो है 3:2। इसमें से अपन ने
कुछ क्वांटिटी का सॉल्यूशन निकाल लिया और उसकी जगह उतनी ही क्वांटिटी का प्योर एसिड मिला दिया, तो जो फाइनल रेशो बनता है एसिड और वाटर का वो बन जाता है 7:3। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अपन ने कितना सॉल्यूशन निकाला था। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी मिक्सचर की बात की जाती है, इस मिक्सचर में से अगर ये कुछ क्वांटिटी में निकाल रहा हूं तो ये क्वांटिटी जो है वो 3:2 में ही निकलेगी, और ये क्वांटिटी निकलने के बाद जो अपना सॉल्यूशन बच जाएगा वो भी 3:2 में ही होगा। तो जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 100 लीटर का सॉल्यूशन है, मान लेते हैं इसमें से मैंने x लीटर निकाल दिया, तो जो नया सॉल्यूशन बना वो कितना बना, वो बना 100 - x। तो ये जो नया सॉल्यूशन है ये भी 3:2 में ही रहेगा, ये जो मैंने x निकाला था ये भी 3:2 में ही रहेगा, और ये जो 100 है ये भी 3:2 में था। तो सब कुछ रेशियो मेंटेन रहेगा, जो आप निकालोगे वो भी उसी रेशियो में रहेगा, निकालने के बाद जो बच जाएगा वो भी उसी रेशियो में रहेगा, रेशियो कभी भी नहीं बिगड़ता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो क्वांटिटी अपने पास बच गई वो किस रेशो में, 3:2 में, तो वो ये है। तो ये जो नई क्वांटिटी है ये भी सेम रेशो में, इसको मैंने नई क्वांटिटी मान लिया 3:2। अब नई क्वांटिटी में मैंने उतना ही एसिड मिलाया है जितना मैंने सॉल्यूशन निकाला था, और मिलाने के बाद कितना बन गया अपने पास, एसिड और वाटर का रेशो 7:3 बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए केवल और केवल मैंने एसिड मिलाया, वाटर उतना ही अभी भी जितना पहले था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले वाटर 2 यूनिट है, अभी 3 यूनिट हो गया। दैट मीन्स की मामला गड़बड़ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट की ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट की ये 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो ये आ गया 3 3 9, ये बन गया 3 दूनी 6, ये आ गया 7 दूनी 14, ये बन गया 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर उतना ही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एसिड जो है वो 9 यूनिट से बढ़ के 14 यूनिट हो गया। दैट मीन्स कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 5 यूनिट इंक्रीज हुआ। और ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इतना अमाउंट मिलाया था, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना सॉल्यूशन मैंने निकाला उतना ही एसिड मैंने मिलाया। तो अगर मैंने 5 यूनिट एसिड मिलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 5 यूनिट ही सॉल्यूशन निकाला। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 5 यूनिट सॉल्यूशन मैंने निकाला, और सॉल्यूशन निकालने के बाद जो अमाउंट था वो किस रेशो में था, तो वो था 9:6 में। अब यहाँ पर आपको 3:2 नहीं देखना, अगर आप 3:2 देखते हैं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ये 3:2 को आपने 9:6 में कन्वर्ट कर दिया। तो जो अब आपका इनिशियल सॉल्यूशन है वो किस रेशो में बन गया, वो बन गया 9:6 में। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3:2 ही है, लेकिन यहाँ पे अपन को सिंप्लीफाई नहीं करना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना इनिशियल सॉल्यूशन है, जो मतलब सॉल्यूशन निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बच गया था वो किस में था, 9:6 में। तो 9 यूनिट तो एसिड था, 6 यूनिट वाटर था, तो मिला के कितना हो गया, 9 + 6 15 यूनिट। इसका मतलब 5 यूनिट सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया था और 15 यूनिट सॉल्यूशन उसमें बचा था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 यूनिट, और इसी की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 100 लीटर। और अपन से पूछा जा रहा है कि अपने कितना सॉल्यूशन निकाला, तो अपन ने कितना सॉल्यूशन निकाला, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे ये 20 का 5 बार में हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 5 मतलब 25 लीटर। ऑप्शन नंबर 2। The ratio of the efficiencies of two workers P and Q is 5:2. If P can complete a project in 12 days, how many days will Q take to complete the same project alone? तो देखिए यहाँ पे अपन को P और Q इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 5:2। बोला जा रहा है कि अगर P अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है तो Q अकेला करने में कितना दिन लगाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। नंबर ऑफ डेज है 12 दिन और P की एफिशिएंसी है 5, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क जो है Q 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन लगाएगा, तो डेज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमेशा सेम रहता है, भले P करे या Q करे, टोटल वर्क सेम रहेगा दोनों के लिए। तो 12 × 5 = 60 यूनिट, ये टोटल वर्क है, और Q जो है वो 2 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो कितना दिन लगाएगा, 60/2 मतलब 30 दिन। ऑप्शन नंबर 2। A car start from point P on a circular track and an SUV start from point Q, which is 600 meter ahead of P in the direction of motion. The car speed is 15 meter per second and the SUV speed is 10 meter per second. The circumference of the track is 1.5 kilometer. How much distance will the car have to travel when it first overtake the SUV? तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है अपने पास, इसमें 2 पॉइंट अपन को दे रखे हैं। एक है पॉइंट P जिससे एक कार स्टार्ट हो रही है जिसकी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, और ये कार जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में एक Q पॉइंट है जो कि P पॉइंट से 600 मीटर की दूरी पे,
और यहां से एक एसयूवी स्टार्ट हो रही है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। बोला जा रहा है कि जो सरकमफ्रेंस है ट्रैक, मतलब जो ये ट्रैक है इसका सरकमफ्रेंस अपन को दे रखा है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर। तो ये पूरा जो चक्कर है ये 1500 मीटर का है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो कार है वो एसयूवी को पहली बार कितने डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करेगी। तो पहली बार ओवरटेक करने का मतलब है कि वो पहली बार कितने डिस्टेंस के बाद मिलेगी, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए पहले उन दोनों को मिलना पड़ेगा। तो एक तरीके से अपन को निकालना है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो पहली बार मिलेगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वाली जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये जो क्यू से जो कार चल रही है एसयूवी वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके लिए अपन डायरेक्ट तरीका जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस जो कि है 600 मीटर डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाती है दोनों कार की स्पीड का डिफरेंस। तो 15 माइनस 10 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 5 से इसको अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा 120 बार में। दैट मीन्स कि इनको 120 सेकंड लगेंगे एक दूसरे से मिलने में। तो यही अपन से पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस के बाद। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो अब यहाँ पर अपन को किसका डिस्टेंस निकालना है, कार का। कार मतलब जो कि पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वो 15 मीटर पर सेकंड से चलेगी और कितना टाइम चलेगी 120 सेकंड। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास, 15 इंटू 120 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 मीटर। दैट मीन्स कि वो 1800 मीटर के बाद ओवरटेक करेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1800 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी अपन ने ये 1500 मीटर का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन से पूछा जा रहा है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगी। अगर वो ये पूछता कि अपने इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर वो पहुंचेगी, तब उस केस में अपन ये 1500 मीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना सरकमफ्रेंस है वो 1500 मीटर का है। इसका मतलब 1800 मीटर कवर करने के लिए उसको एक चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जैसे ये पी पॉइंट से चली, पी पॉइंट से उसने एक चक्कर कंप्लीट किया और फिर उसके बाद 300 मीटर और आगे वो पहुंच जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके ये दोनों कार एक दूसरे से मिलेगी। अगर अपन से पूछा जाता कि वो इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस के बाद मिली, तो उस केस में केवल और केवल 300 मीटर के बाद मिली, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं पूछ रहा, वो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो वो है 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अलग चीज है और इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस के बाद मिली ये दोनों अलग चीज है। ए सर्कुलर पार्क हैविंग ए रेडियस ऑफ 14 मीटर, if a 1.5 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट अराउंड इट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाथ। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है और इसके चारों तरफ एक वाइड पाथ अपन बना रहे हैं जो कि है 1.5 मीटर का। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि पार्क के अंदर नहीं बनाएंगे, पार्क के बाहर ही बनाएंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो ये अपना हो जाएगा 1.5 मीटर का वाइड पाथ। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर पार्क है इसकी रेडियस अपन को 14 मीटर दे रखी है और ये जो वाइड पाथ है ये है 1.5 मीटर का। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ओवरऑल एक्सटर्नल रेडियस बनेगी ये बन जाएगी 14 + 1.5 मतलब 15.5 मीटर, और जो इंटरनल रेडियस होगी वो होगी 14 मीटर। तो अपन से पाथ का एरिया पूछ रहे हैं, तो पाथ का एरिया मतलब बाहर वाले सर्किल में से आप अंदर वाले सर्किल का एरिया सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो पाई को अपन 22/7 ले लेते हैं। चलिए r1 कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा 15.5, 15.5 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो 15.5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 में 1 जोड़ दीजिए, 15 इंटू 16 हो जाएगा ये। 15 इंटू 16 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। तो ये बन जाएगा आपके पास 240.25 माइनस 14 का स्क्वायर दैट इज 196। तो ये बन गया 22/7 इंटू, और ये अपने पास हो जाएगा 44.25। 7 से काट देते हैं तो 7 से कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में 42, और 22 का मतलब 7 × 21, 15 का मतलब 7 दूनी 14। तो 22 दूनी 44 की 4, 4 के लिए चला गया, 66 और 4 70 की 0, 7 के लिए चला गया, और 22 का 6 बार में 132, 132 और 7, 132 और 7 करेंगे तो 139, 139.04। ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज 5π/4 रेडियन इन डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए अपन को रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, 1 पाई जो है वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पाई की जगह क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5/4 इंटू 180। तो ये 4 का अपने पास बन गया 43 बार में।
तो 5 × 45 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 225, ऑप्शन नंबर 1। द लाइन y इक्वल टू -x + 4 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ये लाइन इन चारों में से कौन से पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिए ये लाइन जिस भी पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। जब कभी भी अपन इस तरीके से 2 पॉइंट लिखते हैं तो इसमें पहला वाला हमेशा x होता है और दूसरा वाला हमेशा y होता है। ये चीज फिक्स है। तो सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन ही डालते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 2 = -2 + 4। देखिए 4 में 2 गया 2, तो ये बन गया 2 = 2। तो मैं बोल सकता हूँ पहला वाला ऑप्शन ही अपना सेटिस्फाई कर गया। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अपनी तौर पे कर सकते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि एक सिंगल टाइप ऑप्शन है। ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर विथ एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अपन को सेक्टर का सेंट्रल एंगल पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये होता है अपना सेंट्रल एंगल, जहाँ पे रेडियस अपन को दे रखी है 5 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास θ/360 × 2πr। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए थीटा जो है वो आपसे रेडियन में पूछा जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है उसको भी फिर रेडियन वाला इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियन में जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो बनता है L = θr। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा L/r। L आपके पास है 10 और r कितना है 5, तो थीटा इक्वल टू 2 रेडियन, ऑप्शन नंबर 3। अगर डिग्री में पूछा जाता तो पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, रेडियन में पूछा जा रहा है इसलिए दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे L = θr। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इफ 10 90 - a = √3 व्हाट इज sin a। तो देखिए यहाँ पे 10 90 - a, 90 - a का मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपने पास cot a = √3 और cot a अगर √3 है तो a कितना हो जाता है अपने पास, तो cot जो है वो 30 डिग्री एंगल पे √3 के बराबर होता है, तो a = आ जाएगा 30। तो sin 30 कितना हो जाएगा आपके पास, sin 30 = हाफ। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन नंबर 1। इफ x = √7 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो देखिए यहाँ पे x = √7 है तो अपन से x + 1/x पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट आप x = √7 डाल दीजिए। तो ये बन जाएगा √7 + 1/√7। तो √7 अपना एलसीएम आ गया, तो ये बन गया √7 × √7 मतलब 7। तो 7 + 1/√7 दैट इज 8/√7। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर तो बन गया 8√7 और नीचे बन गया √7 × √7 दैट इज 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Two triangle are similar with side in the ratio 3:5. What is the ratio of their area? तो देखिए बोला जा रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनकी साइड का रेशियो अपन को दे रखा है, एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में उनके एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दो ट्राइंगल मानूं ABC और PQR, जहां पे मैंने करस्पॉन्डिंग साइड मान ली, AB की करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, BC के लिए है QR और AC के लिए है PR। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ABC डिवाइड बाय एरिया PQR, दिस इज इक्वल टू होगा AB/PQ, क्योंकि AB की करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, इनके स्क्वायर के, इक्वल टू BC/QR, क्योंकि BC के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो QR है, इनका स्क्वायर, इक्वल टू AC/PR, इनके स्क्वायर के। तो यहां पर आप देखिए आपको साइड का रेशियो 3:5 दे रखा है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25, ऑप्शन नंबर 3। इफ x इक्वल टू दिस देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x² + x - 9। तो देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन अपन क्या करते हैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3, तो ऊपर नीचे 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ऊपर तो बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, डिवाइड बाय नीचे अगर आप देखेंगे तो a - b × a + b दैट इज a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये बन गया 4 - 3 1
और ऊपर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2+√3। तो एक्स आपके पास आ गया 2+√3। अब आपको यहाँ पे निकालना है x² + x-9। तो आप चाहे तो डायरेक्ट सीधा x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक आसान सी चीज है। तो 2+√3 का होल स्क्वायर प्लस 2+√3 -9। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 दूनी 4√3 प्लस 2+√3 -9। तो कितना आ जाएगा ये 4 3 7 और 2 9। तो ये 9 तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 - 9 0, और ये 4 प्लस है 5√3। ऑप्शन नंबर 2। The angle of a cyclic quadrilateral are in the ratio 1 to 3 4. What is the measure of the smallest angle? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो आपको दे रखा है, और यहाँ पर अपन को चारों एंगल का रेशियो दे रखा है। ये साइक्लिक नहीं बोलता तब भी अपना काम चल जाता, बिकॉज अपन जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, भले ही वो साइक्लिक हो या नहीं हो, हमेशा चारों एंगल का सम तो 360 ही रहने वाला है। और यहाँ पर उसने चारों एंगल का रेशियो दे दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन चारों का सम कितना है 360। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 360, और इसमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा 1 यूनिट का। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर साइक्लिक लगाने से कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, नहीं लगाता तब भी सेम आंसर आता, लगा दिया तब भी सेम आंसर आएगा। इफ sec a इक्वल टू 13/5 एंड a इज एक्यूट देन फाइंड sin a। तो देखिए यहाँ पे आपको sec a दे रखा है 13/5 और sin a पूछ रहा है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, इसको मान लीजिए a। अपन जानते हैं sec इक्वल टू होता है अपने पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनियस आ जाएगा 13 के बराबर और बेस आ जाएगा 5 के बराबर। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, जो कि ये होगी। बेस जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर आप यहाँ पे इस वाले को एंगल ले रहे हैं तो फिर बेस ये होगा, और अगर आप इस वाले को एंगल लेते तो फिर इससे लगती हुई जो साइड है वो आपकी बेस होती। तो यहाँ पर अपन ने ये जो नीचे में है बेस में इसको लिया है ए, तो यही अपना बेस बन जाएगा। तो अपन जानते हैं 5 12 13 ये अपनी ट्रिपलेट होती है, तो ये 12 हो जाएगी। और साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब देखिए परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है, तो इस अगर मैंने इसको एंगल लिया है तो इसके सामने वाली साइड अपने लिए परपेंडिकुलर कहलाएगी, जो कि है 12, और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स रहता है, तो वो है 13। तो क्या आ गया 12/13, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।